Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। कैपिटल गेन देखते देखते आज हम लास्ट पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। सारे सम जो जितने भी यूनिवर्सिटी के आपके लिए दिए थे वो सारे सम कंप्लीट हो जाएंगे। आज सिर्फ दो सम बाकी है और उसमें 2018 का आज का लेक्चर का पहला सम हम स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स टोटली रिवीजन सम, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं ये सब में दम, बट फिर भी 2018 का है तो ये सम आज हम कवर करेंगे। आपके पास जो पीडीएफ कॉपी है जो हमने सम की आपको कैपिटल गेन की प्रोवाइड की है वो साथ में होनी चाहिए। नोटबुक और कैलकुलेटर के साथ ज्वाइन होना है। एग्जांपल नंबर 11 आज हम करेंगे कुमारी लब्धि। एग्जांपल नंबर 11 में ध्यान होना चाहिए। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। Kumari Labdi has done following projection for accounting year 2018-19. The find out taxable gain, हमें taxable gain find out करना है। फिर पूरा टेबल हमें दिया हुआ है। सबसे पहला सीरियल नंबर, फिर नेम ऑफ असेट, कितनी असेट है। सबसे पहले है अर्बन लैंड, देन रेजिडेंशियल हाउस है, देन ज्वेलरी है, देन पर्सनल कार। अच्छा, पर्सनल कार कैपिटल असेट कही जाएगी नहीं, जानबूझ के उन्होंने टेबल में दिया है ताकि आप उस पे गलती से कैलकुलेशन कर लो, कैपिटल गेन काउंट हो और आपका आंसर गलत आए। तो पर्सनल कार जो चौथी असेट है वो कैपिटल असेट नहीं होगी। फिर हर एक असेट की डेट ऑफ परचेज है, फिर परचेज प्राइस है, देन डेट ऑफ सेल है, फिर सेलिंग प्राइस है, फिर ट्रांसफर फीस है और इंडेक्स है, राइट। अदर इंफॉर्मेशन फिर आपको 3-4 प्रोवाइड करी है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अर्बन लैंड ऑन 1/4/2001 30,000। फिर दिया हुआ है सी परचेज अ रेजिडेंशियल हाउस फ्लैट फॉर ₹90,000 on 1/3/2019 and last index number for financial year 18-19 is 280। चलिए, तो सब में 3-4 असेट है पर उसमें से हमें पर्सनल मोटर कार का कैलकुलेशन नहीं करना, तो 3 असेट पे पूरा कैलकुलेशन वर्क होल्ड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुमारी लब्धि के लिए ऐसा टेबल ड्रॉ करेंगे जो हमें कैपिटल गेन दिखाएगा। टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर किसके लिए, कुमारी लब्धि। असेसमेंट ईयर कौन सा है 1920, प्रीवियस ईयर कौन सा है 18-19। हर सब में लगभग हर लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हम एक साल पुराना असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर ले रहे हैं। आपको इस साल जो सम आएगा उसमें इंडेक्स नई वाली दे दी गई होगी असेसमेंट ईयर के हिसाब से, तो इंडेक्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर अभी हम ले रहे हैं एक साल पुराना है। चलिए, तो स्टार्ट करें। श्री लब्धि के लिए कैलकुलेशन, बहुत सारी असेट है तो 1 बाय 1 कैलकुलेशन करेंगे। पूरा फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले असेट जो है उसका सेल वैल्यू से शुरू करेंगे। फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, सेल वैल्यू ऑफ, सबसे पहले क्या बेचा है अर्बन लैंड, ये लिखा अर्बन लैंड। सेल वैल्यू ऑफ अर्बन लैंड से शुरुआत करेंगे। सेल वैल्यू आपको टेबल में मिल जाएगी। चौथी या पांचवी कॉलम सेल प्राइस मिली 183,200, उसमें से रूल के हिसाब से क्या माइनस होगा, ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ये लिया मैंने ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ट्रांसफर एक्सपेंसेस की वैल्यू कितनी है 1600, राइट। तो ये लिया 1600। फिर उसके बाद इसको माइनस करोगे तो आपको नेट सेल वैल्यू का आंसर मिलेगा। आंसर बोलो तो 1,81,600। चलिए, फिर उसके बाद यहाँ से हम माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, ये अर्बन लैंड कब खरीदा था उसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है सेकंड कॉलम में। ये अर्बन लैंड खरीदा था 1/1/2001 में, यानी कि 1/1 ऐसे 1/1/1 3 1 तब खरीदा था। कितनी वैल्यू में परचेस किया था 15,000 15,000। पर अब क्या इसके सामने फेयर मार्केट वैल्यू है 2001 की, हमें फेयर मार्केट वैल्यू दिख रही है। कहाँ है, नीचे अदर इंफॉर्मेशन में फर्स्ट इंफॉर्मेशन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अर्बन लैंड ऑन 1/4/2001, ये लिखा 1/4/2001। अच्छा, दोनों सेम साल का है पर ये जनवरी का है ये अप्रैल का है 1/4/2001। अच्छा, बेस ईयर का इंडेक्स कितना है 30,000, ये लिया मैंने 30,000। अब आपको रूल पता है 2001 से असेट पहले खरीदी हो तो उसका 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज हायर, तो हायर कौन सा है 30,000 है, राइट। तो ये लिया मैंने 30,000।
उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेल ईयर इंडेक्स। सेल ईयर इंडेक्स कितनी है 280 डिवाइड बाय 2001 की इंडेक्स आपको टेबल पे मिल जाएगी 100 और वैसे भी 2001 बेस ईयर है तो 100 कर दो मल्टीप्लाई 84,000 माइनस भी कर दो तो हमारा एक आंसर आ जाएगा दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 97,600। अब दो तीन एसेट है तो हमें नहीं पता कि आगे एग्जाम्पशन में क्या आएगा, तो अभी के लिए हमें फर्स्ट एसेट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल गया 97,600। चलिए सेकंड आंसर पे जाते हैं। सेकंड आंसर नंबर 2 वो क्या कह रहा है हमें सेल वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। दूसरा रेसिडेंशियल हाउस बेचा है, ये लिया मैंने सेल वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। दूसरी चीज हाउस बेची है, ये मैंने लिया हाउस। पूरा रिवीजन हो रहा है ये सब में। चलिए सेल वैल्यू कितनी है हाउस की तो है 9,16,000। रूल के मुताबिक अब हमें क्या करना है उसमें से लेस करना है ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ट्रांसफर एक्सपेंसेस का पूरा कॉलम दिया हुआ है सब में। ट्रांसफर एक्सपेंसेस ये हाउस में कितना है 16,000 लिखा। ये जैसे 16,000 माइनस करोगे आपका आंसर आएगा नेट सेल वैल्यू आई थिंक 9 लाख। ये जैसे 9 लाख लिखा अब बारी आएगी इंडेक्स अप्लाई करने की, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करने की। ये लिखा मैंने लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगाने के लिए मुझे देखना पड़ेगा ये परसेंट कब परचेस किया है, तो दिखा 2005 में परचेस किया है और वैल्यू कितनी है 3,27,000। अब इसको इंडेक्स अप्लाई करना पड़ेगा। इंडेक्स के लिए ऊपर 280 ट्रांसफर ईयर इंडेक्स और 2005 की इंडेक्स आपको नहीं बाजू में लास्ट कॉलम में टेबल में दिया है 109। करो तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड 8,40,000। क्या सब में हाउस जैसी प्रॉपर्टी में कोई इंप्रूवमेंट का खर्चा है जो इंप्रूवमेंट करवाया हो वगैरह नहीं है, तो सीधा हम यहाँ से माइनस करेंगे। हमारा फर्स्ट यहाँ पे एक और आंसर आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60,000। अब ये 60,000 बचने के लिए हाउस के सामने हाउस दिया हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 2 अदर इंफॉर्मेशन में सेकंड इंफॉर्मेशन में आओ तो सी परचेज अ न्यू रेसिडेंशियल फ्लैट फॉर ₹90,000 ऑन 1/3/2019। अब उन्होंने सामने नया घर शिव कुमारी लब्धि ने क्या किया ये घर बेचा, सामने नया घर परचेस कर लिया। घर के सामने घर हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड एंड इन्वेस्ट इन हाउस प्रॉपर्टी। कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, ये गेन अभी टैक्सेबल नहीं है उसमें से क्या करेंगे हम लेस करेंगे डिडक्शन। और डिडक्शन कौन से सेक्शन थ्रू अंडर सेक्शन 54। और सेक्शन 54 क्यों लगाया, सेक्शन 54 इसी लगाया क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड एंड इन्वेस्टमेंट इन हाउस प्रॉपर्टी, इन्वेस्ट इन हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा कितने में हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, वैल्यू अंदर दी है 90,000 न्यू वैल्यू न्यू इन्वेस्टमेंट। अच्छा 90,000 के सामने अभी गेन कितना है 60,000। कौन सी वैल्यू माइनस करोगे 60,000। रीजन क्या है क्योंकि 90,000 माइनस करोगे तो आंसर माइनस में जाएगा। आइदर जो टैक्स पेयर है एसएससी वो टैक्स पे करेगा, आइदर वो टैक्स पे नहीं करेगा। तो अभी माइनस में वैल्यू नहीं जाना चाहिए, पूरे 60,000 उसको माइनस मिल जाएंगे। और टैक्सेबल गेन कितना आएगा, ये नीचे वाला दिख रहा है नील, तो इसको क्या करेंगे हम टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 0 आया है। यानी कि हाउस प्रॉपर्टी पे उसको कोई टैक्स पे करना नहीं है क्योंकि उसने घर के सामने नया घर उसने परचेस कर लिया, तो उसको ये फायदा मिल गया सेक्शन 54 का। चलिए तो आगे एक और एसेट है, अब कोर्ट पे जगह कम है तो मैं यहाँ पे बाजू में ड्राइंग कर रहा हूँ। अब थर्ड एसेट की बारी नंबर 3 सेल वैल्यू से शुरू करेंगे। सेल वैल्यू ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी की सेल वैल्यू से शुरू करना है हमें। ज्वेलरी की सेल वैल्यू कितनी दी गई है हमें, तो वैल्यू रुपीस 6,48,000। उसमें से क्या करेंगे हम लेस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस। ट्रांसफर एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं और मुझे दिखा है 4,000। जैसे 4,000 यहाँ से माइनस करोगे आपको वैल्यू मिलेगी नेट सेल वैल्यू और वो आएगी 6,45,000।
84,000, राइट। अब बात आएगी इंडेक्स की। देखो फॉर्मेट एक जैसा जा रहा है, अब तो आपको पता चल गया होगा, लास्ट लेक्चर है, कैपिटल गेन का कैलकुलेशन बहुत ही इजी है। लेस करना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। चलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए कब खरीदा था ज्वेलरी? 2011 में। और 2011 में कौन सी प्राइस से खरीदा था? 2,96,000। अब उसको इंडेक्स अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 280 डिवाइड बाय इंडेक्स 2011 की। देखो तो टेबल में 148 करो तो मल्टीप्लाई 5,60,000 5,60,000 माइनस भी कर दो 84,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 84,000। अब ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, इसको राउंड कर दे। अभी एजम्पशन हमें नहीं पता। अब लास्ट एक और असेट है पर्सनल कार, अब उसको भी क्या करना है ये भी देख लो। आपको पता है, मुझे पता है कि ये 4th नंबर की असेट कैपिटल असेट नहीं है, बट पेपर चेकर को दिखाना जरूरी है कि भाई पर्सनल कार इज नॉट कंसीडर्ड एज ए कैपिटल असेट। तो ये मैंने नंबर 4 लिखा पर्सनल कार, और पर्सनल कार के लिए ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ऐसा पेपर चेकर को दिखाना है, इट इज नॉट कंसीडर्ड एज कैपिटल असेट। आपको बताना जरूरी हो जाता है कि भाई ये कैपिटल असेट कंसीडर नहीं की जाएगी, राइट। तो अब अगर मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फाइंड आउट करना हो टोटल, तो यहाँ चेक करो तो ये भी लॉन्ग टर्म है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 84 है, तो मेरा एक टोटल आ जाएगा। दोनों चीजों का टोटल करेंगे, टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज इक्वल टू 97,600 प्लस 84,000। करो तो 97,600 प्लस 84,000 वैल्यू 84,000 हाँ दे दो टोटल 1,81,600। 181,600 ये वैल्यू पे उसको अभी टैक्स भरना आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि उसने घर के सामने घर खरीदा, एक प्रॉपर्टी की वैल्यू माइनस चली गई, पर ये जो दो प्रॉपर्टी है अर्बन लैंड उसमें बेच रहा है, ज्वेलरी बेची है, तो उसके ऊपर तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा ना। ये सेल वैल्यू ऑफ अर्बन लैंड एंड सेल वैल्यू ऑफ ज्वेलरी, उस पे दोनों पे टैक्स उसको भरना सकता है। यहाँ पे ये सब में हमें नहीं पूछा कि टैक्स प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप कुछ समझाओ या टैक्स प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको कुछ एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे उन्होंने नहीं बताया। पर हमें अगर कहना हो तो यहाँ पे ये वैल्यू पे अगर उसको टैक्स नहीं भरना है तो क्या और रास्ता है? आप ये सोचोगे कि घर के अलावा और ज्वेलरी एंड लैंड बेचा है तो 54F लगेगा। नहीं, 54F नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने रेसिडेंशियल हाउस बेचा है। 54F का रूल क्या है? अदर देन हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड एंड इन्वेस्ट इन हाउस प्रॉपर्टी, तो 54F अप्लाई नहीं होगा। पर ये वैल्यू से बचने के लिए वो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन EC का फायदा उठा सकती है। तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिख रहा हूँ फॉर टैक्स प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये आपको सब में नहीं पूछा है, ये वाले सब में तो नहीं पूछा है, पर आप अपने हिसाब से वो लिख सकते हो। फॉर टैक्स प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू she can claim exemption under section 54 EC by acquire bonds of National Highway Authority of India or RECL to reduce his tax liability 1,81,600 within the period of 6 months on सेल। जब आपने सेल किया उसके 6 महीने के अंदर आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड RECL के बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्ट करो तो सेक्शन 54 EC का फायदा मिलेगा। सेक्शन कौन सा सेक्शन लगेगा? सेक्शन 54 EC के तहत आपको ये वैल्यू पूरे के पूरी माइनस मिल जाएगी। तो ये उन्होंने पूछा नहीं था, फिर भी हमने समझा दिया। एकदम छोटू समय, इतना आसान सवाल आपने देखा ही नहीं होगा। 2018 में उन्होंने कैपिटल गेन के लिए पूछा था। चलिए तो अब लास्ट सम कैपिटल गेन का गुजरात यूनिवर्सिटी 2016 का सम पहुंच जाइए सम नंबर 9 में। गुजरात यूनिवर्सिटी 2016 का सम और रमाकांत नाम है एसएससी का। सम में कुछ डिफरेंट है और डेंजरस सम आप कह सकते हो, पर क्योंकि यूनिवर्सिटी का है हमें करना जरूरी है।
चलिए एक सम प्रैक्टिस के लिए जो सभी सम से टोटली अलग है, एग्जाम्पल नंबर 9 रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 50C विद इन द अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्ट 2016। भाई जो अमेंडमेंट एक्ट बना था 2016 में, उसके तहत जो चेंजेस आए ना वो कैपिटल गेन से रिलेटेड था और यहाँ पे वही पॉइंट आ रहा है। और वो पॉइंट क्या है मैं सम रीड करने के बाद कैलकुलेशन में आपको समझाऊंगा। अभी चलिए सम रीड करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ, रमाकांत हैज सोल्ड मुंबई बेस्ड हाउस प्रॉपर्टी इन अगस्त 2016। Sale consideration was 20 lakh, stamp duty value was 22 lakh, transfer expenses 20,000। भाई रमाकांत है, उन्होंने मुंबई की एक प्रॉपर्टी बेची और 2016 में बेची है। तो ये असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर अलग होगा, क्योंकि जनरली हम प्रॉपर्टी कौन से ईयर में बेचते हैं, प्रीवियस ईयर में। और अभी हम कौन सा प्रीवियस ईयर कंसीडर कर रहे हैं, अभी प्रीवियस ईयर कंसीडर कर रहे हैं 18-19, राइट। और असेसमेंट ईयर कौन सा ले रहे हैं 19-20। जितने भी सम मैंने करवाए हैं उसमें प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर ये लिया है, पर ये सम में प्रॉपर्टी प्रीवियस ईयर में नहीं बेची है। कब बेची है 2016 में। तो 16-17 हमारे लिए प्रीवियस ईयर, एक और ईयर की इंफॉर्मेशन है, एक और ईयर की इंफॉर्मेशन है। क्यों दिया है वो सम अभी आगे रीड करेंगे तब पता चलेगा। 2016 में बेची ना, प्रॉब्लम एक और है, 20 लाख की वैल्यू से बेची, साथ में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया हुआ है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी की वैल्यू डिसाइड करती है ना, वो वैल्यू दिया है। 20 लाख के सामने 22 लाख। तो हमेशा ध्यान रखो जब भी आप सेल वैल्यू कंसीडर करते हो और उसमें आपकी सेल वैल्यू एंड गवर्नमेंट की स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यू, उसमें से आपको ऑलवेज स्टैम्प ड्यूटी यानी गवर्नमेंट की वैल्यू कंसीडर करनी है, राइट। तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, वो तो अभी आप सब में देख लोगे। ट्रांसफर एक्सपेंसेस भी है 20,000, वो भी याद रखना है। फिर उसके बाद सेकंड पैराग्राफ, ही हैड एक्वायर्ड दिस असेट ऑन 2011-2003 फॉर 2,54,000। ये जो मुंबई की प्रॉपर्टी बेची उन्होंने खरीदी थी 2003 में। To avail benefit of section 54, Ramakant has acquired house property at Pune for rupees 14 lakh on 30/11/2016। भाई ये प्रॉपर्टी जो मुंबई की उन्होंने बेची, सामने उसको कैपिटल गेन हुआ होगा और उससे बचने के लिए उन्होंने पुणे में प्रॉपर्टी खरीदी 2016 में 14 लाख की। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने मुंबई की प्रॉपर्टी बेची, सामने नहीं पुणे की प्रॉपर्टी खरीदी। बट अब प्रॉब्लम आ रहा है, लास्ट डेंजरस पैराग्राफ, he has sold house property of Pune on 2011-2018 for rupees 15 lakh. The stamp duty valuation of property was 15,50,000। फिर हमें 3-4 अलग-अलग इंडेक्स दिया है। देखो क्या हुआ यहाँ पे, जो पुणे की प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी थी, हाँ आगे मुंबई की प्रॉपर्टी के सामने एग्जम्पशन के लिए, वो पुणे की प्रॉपर्टी भी उन्होंने बेच दी। लास्ट पैराग्राफ में ऐसा कहा है। और वो प्रॉपर्टी कब बेची है, प्रीवियस ईयर 18-19 में बेची है। तो उन्होंने फिर से प्रॉपर्टी बेच दिया और उसका भी कुछ वैल्यू दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है प्रॉपर्टी खरीदा, बेचा, फिर उस नई प्रॉपर्टी खरीद के उसको भी बेच दिया। तो ऐसा परचेज सेल 2-3 बार हो रहा है। इसलिए आंसर देखो तो क्या मांगा है। पहला आंसर, कंप्यूट कैपिटल गेन फॉर द एप्लीकेबल असेसमेंट ईयर। एप्लीकेबल असेसमेंट ईयर मतलब आपसे रिलेटेड, सम में रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर है या असेसमेंट ईयर है उससे रिलेटेड कैपिटल गेन काउंट करो। तो 101% यहाँ पर हमें 2 अलग-अलग साल के लिए कैपिटल गेन काउंट करना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी बेची गई है 16-17 में, दूसरी बार प्रॉपर्टी बेची गई है 18-19 में। तो यहाँ पे 2 बार उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज एंड सेल किया है, तो 2 साल के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सेकंड आंसर, which kind of mistake is done by Mr. Ramakant in concept of tax planning? tax planning point of view क्या मिस्टेक उन्होंने किया है ये भी समझाओ। फिर उसके बाद describe it, give your opinion as a tax consultant for this। आप टैक्स कंसल्टेंट हो, ऐसे उनको सजेशन करो। तो अब पूरा सम कैलकुलेशन के लिए आपको पूरा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। एग्जांपल नंबर 19 में सबसे पहले मैंने हेडिंग देके टेबल जैसा आप बनाते वैसा बना दिया है श्री रमाकांत के लिए। पर अब देखो आंसर नंबर 1 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हेडिंग, क्योंकि यहाँ पे 2 आंसर हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहला आंसर नंबर 1 जो उन्होंने हमें बताया है, क्या करना है, कंप्यूट ऑफ कैपिटल गेन फॉर
टू डिफरेंट असेसमेंट ईयर, दो अलग अलग असेसमेंट ईयर के लिए हमें कैपिटल गेन काउंट करना है। तो सबसे पहला असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर कौन सा लेंगे? प्रॉपर्टी सबसे पहले कब बेची है? 16-17 में। कैसे पता चला? फर्स्ट लाइन पे अगर आप देखोगे तो हमारे लिए प्रीवियस ईयर 16-17 होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी मुंबई वाली प्रॉपर्टी बेची थी 2016 में। तो प्रीवियस ईयर 16-17, इस हिसाब से असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? असेसमेंट ईयर अगर मुझे लिखना हो तो 17-18 होगा, राइट? ये पहला साल, ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर दूसरा जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो होगा 18-19 प्रीवियस ईयर, जो कि हम हर साल में लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला कंसंट्रेट करो बोर्ड पे। कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, बट रूल कुछ नया आ रहा है। सबसे पहले हम 16-17 और 17-18 के लिए कैपिटल गेन काउंट करेंगे। शुरुआत किससे होगी? ऑलवेज सेल वैल्यू से। सेल वैल्यू ऑफ मुंबई हाउस, मैं सिटी का नाम लिख रहा हूँ क्योंकि उन्होंने वहाँ पे 2 हाउस परचेज एंड सेल किए। मुंबई हाउस के सेल वैल्यू पर, अच्छा, उन्होंने कौन सी वैल्यू दिया है? स्टैम्प वैल्यू। तो मैंने ब्रैकेट में लिखा स्टैम्प वैल्यू। अब ध्यान दो, यहाँ पे सेल वैल्यू एक्चुअली 20 लाख है, पर सामने स्टैम्प वैल्यू कौन सा है? और ये कॉस्ट है, और सामने स्टैम्प वैल्यू है। स्टैम्प वैल्यू उन्होंने दिया है 22 लाख। तो अब आपको कौन सा कंसीडर करना है? ऑलवेज स्टैम्प वैल्यू। जब आपको सब में सेल वैल्यू एज वेल एज गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन की है वो वैल्यू दिया हो स्टैम्प वैल्यू, तो ऑलवेज कंसीडर करो स्टैम्प वैल्यू। ये नया पॉइंट आया, स्टार रेटिंग आप कह सकते हो, ये आपके लिए नया पॉइंट है। इसको यहाँ पे स्टार कर देता हूँ। जब भी 2 वैल्यू दिया है वो आप स्टैम्प वैल्यू कंसीडर करोगे। उसमें से क्या लेस करना है? ट्रांसफर एक्सपेंसेस है सब में, लगभग है, कैलकुलेटर के साथ रेडी रहोगे। 22 लाख में से ट्रांसफर एक्सपेंसेस फर्स्ट पैराग्राफ में 20,000 है, माइनस करोगे आप तो 21,80,000 आंसर आएगा। दैट इज कॉल्ड नेट सेल वैल्यू, राइट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ये पॉइंट नया था। अब लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए आप आओगे उसको कब खरीदा था तब। ये बेची है 2016 में, पर सेकंड लाइन में आपको दिख जाएगा ही हैड एक्वायर्ड एसेट ऑन 2011-2003। ये प्रॉपर्टी कब खरीदी थी? 2003 में खरीदा था। 2003 में कितनी वैल्यू से खरीदा था? 2,54,000, राइट? अब उसको इंडेक्स अप्लाई करोगे तो ऊपर 280, अच्छा 280 नहीं आएगा, वहां पे ध्यान दो आप, 16-17 हमारा प्रीवियस ईयर है, तो 16-17 की इंडेक्स आपको कहीं ना कहीं प्रोवाइड होगी। चेक करो तो 16-17 की इंडेक्स वो है, मुझे दिखी 264, दिखी 264। क्यों लिया? ऊपर ट्रांसफर ईयर नीचे परचेज, ऊपर ट्रांसफर ईयर नीचे परचेज। अभी ये प्रॉपर्टी कब उन्होंने बेचा है? 16-17 में। तो 16-17 की इंडेक्स कितनी हुई? 264। कहां पे दिया है? लास्ट लाइन में दिया हुआ है इंडेक्स, वहां से मैंने कंसीडर किया। अच्छा, नीचे 2003 की इंडेक्स, 3 की इंडेक्स चेक करो तो 3, 4 की इंडेक्स कहीं ना कहीं आपको दी गई होगी 109 को कंसीडर करो। आंसर पॉइंट पे आए तो भी दिक्कत नहीं है। 6,15,193। 193। अब ये आंसर में से ये माइनस करो, हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल रहा है 15,64,807। अच्छा, ये हमें क्या मिला? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट अब हमें पता है कि ये मुंबई की जो प्रॉपर्टी है उसके कैपिटल गेन से बचने के लिए उन्होंने एक और प्रॉपर्टी लिया। थर्ड पैराग्राफ में पहुंच जाओ। टू वैलिडेट बेनिफिट ऑफ सेक्शन 54 रमाकांत हैज एक्वायर्ड हाउस प्रॉपर्टी एट पुणे ₹14 लाख ऑन 30/11/2016। 2016 में ही सामने उन्होंने नया प्रॉपर्टी लिया, तो क्या होगा? डिडक्शन होगा। डिडक्शन कौन से अंडर सेक्शन 54 उन्होंने बता दिया है आपको, तो ये वाले सब में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 मिलेगा। न्यू हाउस एट पुणे, ही परचेज अ न्यू हाउस, पूरा लिखते हैं, ही परचेज अ न्यू हाउस एट पुणे। कितनी वैल्यू का है? 14 लाख। करो तो 14 लाख यहां से माइनस 1,04,000।
1,64,807. 1,64,807। अब देखो 15,64,000 इतना गेन उनको हुआ था, उसमें से 14 लाख माइनस किए। अभी टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आ रहा है उस पे उनको टैक्स भरना पड़ेगा। कोई बोलेगा ये सब में कोई और तो पॉइंट है नहीं, ये तो इजीली यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक घर बेचा, सामने नया घर खरीदा, इजीली आंसर आ गया। पर प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो रहा है। उन्होंने ये प्रॉपर्टी बेची, गेन हुआ, अब यहाँ पे डिडक्शन मिल गया। ये जो पुणे वाली प्रॉपर्टी है ना, उन्होंने तुरंत उसको बेच दिया 2018 में ही। तो एक और असेसमेंट ईयर आ रहा है और वो कैलकुलेशन आपके लिए जबरदस्त पॉइंट आउट रहेगी। अब ध्यान आपका पूरा कंसंट्रेट यहाँ पे होना चाहिए। अगेन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक और टेबल, ऊपर हेडिंग नहीं देंगे तो चलेगा क्योंकि छोटा सा वर्क है। ये बनाया मैंने नया टेबल और यहाँ पे फिर से मैं लिख रहा हूँ पर्टिकुलर एंड अमाउंट। अब देखो प्रीवियस ईयर में कौन सा मेंशन कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर 18-19 और असेसमेंट ईयर कौन सा लेंगे 19-20। जैसा काम हम हर समय करते थे सेम वही काम मैं दोबारा यहाँ पे कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। तो कंसंट्रेट करो प्रीवियस ईयर 18-19 के लिए। अब दोबारा मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे सेल वैल्यूएशन। ये लिखा मैंने सेल वैल्यू ऑफ। अब कौन सी प्रॉपर्टी है, पहले कौन सी प्रॉपर्टी थी, पुणे वाला हाउस का। अब कौन सा लिख रहा हूं, सॉरी पहले था मुंबई वाला हाउस, अब कौन सा हाउस है, पुणे प्रॉपर्टी। ये लिखा मैंने पुणे हाउस। अब ये पुणे हाउस को भी उन्होंने बेच दिया है, ये मुझे कहां से पता चलेगा, तो आप सब पे ध्यान रखोगे लास्ट पैराग्राफ में वहां पे दिया हुआ है। He had sold house property of Pune on 2011-2018 for ₹15 lakh। उन्होंने 15 लाख में उसको बेच दिया है। अब देखो 15 लाख में बेचा ना, सामने अगेन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो आप कौन सी वैल्यू लोगे, स्टैम्प ड्यूटी वाली। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वाली वैल्यू कितनी है 15,50,000, 15,50,000 ना कि 15 लाख। फिर से बता रहा हूँ 15 लाख नहीं लेना है, 15,50,000 जो उन्होंने स्टैम्प वैल्यू दिया है वही लेना है। कोई बोलेगा अगर सर स्टैम्प वैल्यू लेस हो, कम हो तो भी वही लेना है, हाँ वही लेना है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन अगर आपको सब में प्रोवाइड की गई है वो प्रॉपर्टी की, तो गवर्नमेंट वही वैल्यू कंसीडर करेगी। हमने जितने में बेचा वो कंसीडर नहीं करेगी। अगर मैंने 16 लाख में बेचा और स्टैम्प वैल्यू ये हो ना, तो मैं यही वैल्यू कंसीडर करूंगा। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारी प्रॉपर्टी की ये वैल्यूएशन निकाली है। अब उसमें से माइनस करना है ट्रांसफर एक्सपेंसेस। आई थिंक यहाँ पे ट्रांसफर एक्सपेंसेस है नहीं, फिर भी फॉर्मेट के हिसाब से हम लिखेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस, डैश किया 14,50,000 यहाँ पे आंसर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड नेट सेल वैल्यू। चेक करो सब में कोई ट्रांसफर एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं है ये प्रॉपर्टी पे। अब यहाँ से लेस होगा पूरा कॉन्सेंट्रेट और बॉडी फिक्स। ये लिखा मैंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स क्यों अप्लाई नहीं किया, सीधा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। रीजन, प्रॉपर्टी बेची 2018-19 में, ये प्रॉपर्टी खरीदी थी उन्होंने 16-17 में। अब हाउस प्रॉपर्टी के लिए रूल है, नया रूल आ चुका है, अगर प्रॉपर्टी 2 साल 24 मंथ का रूल, 2 साल के अंदर अंदर अगर आप बेच देते हो तो उस रीजन की वजह से आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है शॉर्ट टर्म। चेक करो उसकी परचेस डेट, मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ। कब खरीदा था 30/11 को, ये मैंने परचेस किया था 2/11/2016। अगर उसमें मुझे 2 साल ऐड करना हो तो 30/11/2018 लिख दो। 2 साल तक अगर इससे पहले बेच देते हो तो वो शॉर्ट टर्म हो जाता है। कब बेचे चेक करो तो 28/11 को बेच दिया है। 28/11 इससे पहले आती है 2 दिन पहले, और 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद बेच देते तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। पर उन्होंने पूरे 2 साल तक प्रॉपर्टी अपने पास नहीं रखी, जब खरीदा और बेचा ये सेल है। अगर सेल 30/11 के बाद करते, 2 साल बाद करते तो वो लॉन्ग टर्म हो जाती, पर उन्होंने कब बेचा है 28/11 को। तो प्रॉपर्टी को पूरे 2 साल नहीं होते, उस रीजन की वजह से ये प्रॉपर्टी हो जाएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, और शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट होने के कारण सीधा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा। कितने में खरीदा था ये प्रॉपर्टी उन्होंने 14 लाख में, सीधे 14 लाख यहां से माइनस करो, हमें मिलेगा हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आंसर 1,50,000. 1,50,000 is a short term capital gain for assessment year 19-20 and previous year 18-19। अभी भी कुछ और पेंडिंग है, यहाँ तक आंसर कंप्लीट हो जाता है, बट
अभी यहाँ पे और पेंडिंग चीज क्या है, एक और है। यहाँ पे देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 14 लाख। भाई 14 लाख उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी भरना पड़ेगा। रीजन मैं आपको अभी लिख के समझाने वाला हूं, पर ये जो साल है हमारा 19-20 और प्रीवियस ईयर 18-19, उस साल के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इतना हुआ, एज वेल एज आगे जो 14 लाख उनको माइनस मिले थे ना ये साल। अब ये साल में जब ये प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म हो जाती है ना, तो ये 14 लाख पे भी उनको टैक्स भरना पड़ेगा। इसका रीजन है रूल ऑफ ब्लॉक इन पीरियड। अब रूल ऑन ब्लॉक इन पीरियड क्या है, ये सब के लिए पूरा मैं आपको गौरव अभी समझा रहा हूं। चलिए अब मुझे रूल ऑफ ब्लॉक आपको समझाना है, तो इसके लिए मैंने बॉल ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मैं लिख के समझा रहा हूँ कि किस रीजन की वजह से ये शॉर्ट टर्म हुआ, ये लॉन्ग टर्म हुआ। यहाँ दोनों आंसर तो आ गए, और ये आंसर का रीजन आपको यहाँ पे समझने को मिलेगा। तो मैं आपको हेडिंग दे रहा हूँ कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या आ रहा है, सबसे पहले असेसमेंट ईयर 18-19 ये जो काम हमने किया उसके लिए, फर्स्ट रूल ऑफ ब्लॉक इन पीरियड शैल बी एप्लीकेबल। यहां पे वो एप्लीकेबल होगा, रीजन एप्लीकेबल एज मिस्टर रमाकांत हैज सोल्ड न्यू हाउस विद इन, फॉर एग्जाम्पल पुणे हाउस, एग्जाम्पल भी दे देते हैं, पुणे हाउस विद इन 3 years of its purchase। हाँ उन्होंने क्या किया देख लो, यहाँ तक पहले समझ लो, अभी पूरा नहीं हुआ। रूल ऑफ ब्लॉक इन पीरियड अप्लाई होगा। ये रूल ऑफ ब्लॉक इन पीरियड क्या है, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और उसको 3 साल से पहले ही फिर से बेच दे रहे हो, एक बार आपने प्रॉपर्टी परचेस किया, उसको सेल किया, फिर आपको एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 मिला, अगेन वो प्रॉपर्टी दोबारा बेच देते हो, तो रूल ऑफ ब्लॉक इन पीरियड अप्लाई होगा। वो इसलिए अप्लाई हुआ क्योंकि रमाकांत ने क्या किया, जो ये पुणे वाली प्रॉपर्टी थी ना, वो विद इन 3 इयर्स, उसके परचेस के 3 इयर्स में वो क्या कर दिया, बेच दिया, इसलिए ये अप्लाई हुआ। तो अब क्या होगा इस रीजन की वजह से, सो द कैपिटल गेन arises on transfer of this asset is considered short term capital gain। ये जो गेन है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो ये प्रॉपर्टी पे जो गेन अराइज हुआ वो उसको हमने क्या कहा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये मैंने किस रीजन से किसके लिए समझाया, ये 1,50,000 जो एंटायर गेन है वो शॉर्ट टर्म क्यों हो गया, क्योंकि उन्होंने 3 साल पहले ही बेच दिया है। साथ ही साथ अब ये 14 लाख के बारे में भी मुझे आपको लिख के समझाना है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, अब देखो सेकंड सेंटेंस एंड करके आप लिख सकते हो, एंड द गेन द exemption under section 54 in previous year 16-17 is also considered as long term capital gain for assessment year 18-19। भाई ये जो एग्जम्पशन 2016-17 में मिला था ना, ये 14 लाख, उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 18-19। रीजन बिकॉज ऑफ ब्लॉकिंग पीरियड। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ रूल ऑफ ब्लॉक इन पीरियड। समझ में आ रहा है? तो ये मैंने 14 लाख यहाँ पे लॉन्ग टर्म गेन ये ईयर के लिए क्यों कंसीडर किया, क्योंकि आगे आपको इसमें एजम्पशन मिल चुका था, 14 लाख आपको माइनस मिल चुके थे आगे वाले ईयर की। यहाँ पे जो कैलकुलेशन थी ना उसमें 14 लाख माइनस किए, तो अब वही रीजन की वजह से यहाँ पे ये साल के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, और वो भी कौन सा गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसको कंसीडर करेंगे एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म क्यों हुआ, ये रीजन की वजह से। समझ में आ रहा है? तो क्या मिस्टेक किया उन्होंने, लास्ट आंसर हमें एक सेकंड आंसर उन्होंने मांगा है, मिस्टेक। और मिस्टेक क्या किया उन्होंने, ही सोल्ड हिज प्रॉपर्टी और हिज पुणे प्रॉपर्टी। ये रीजन हमें लिख के बताना पड़ेगा, ही सोल्ड
यहाँ पे मैं मिस्टेक लिख रहा हूँ, ही सोल्ड हीज पुणे प्रॉपर्टी। पूरे कंक्लूजन में हमें यही समझ में आ रहा है कि पुणे वाली प्रॉपर्टी, ही सोल्ड पुणे प्रॉपर्टी विद इन 3 years ऑफ इट्स परचेज। तो ये रीजन वही है कि उन्होंने प्रॉपर्टी 3 साल पहले बेच दिया, 3 साल के बाद बेचते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और ये प्रॉब्लम की वजह से उनको इतना गेन भरना पड़ रहा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे कैपिटल गेन के सारे सम कंप्लीट हो रहे हैं और हमारा चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। जितने भी सम यूनिवर्सिटी के जितने भी एक्स्ट्रा सम थे सारे मैंने कवर करवाए। लगभग अब तक सिर्फ एक होमवर्क आपको दिया है, बाकी के सारे सम मैंने करवाए। तो आप जितने मैंने सम करवाए सारे सम देख लो, एक बार रिपीट करो, कोई भी डाउट आ रहा है तो तुरंत मुझे कह सकते हो आप, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब कैपिटल गेन में ये इतना ही था जो मुझे करवाना था, मैंने सारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद आप पीपीटी में लास्ट में एमसीक्यू भी देख लोगे। चलिए, जैसे हमारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है कैपिटल गेन कंप्लीट हो रहा है, तो अब इसके बाद हमें देखना है उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, क्योंकि कैपिटल गेन के सारे सम हमने काउंट कर लिए, पूरे कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गए। तो यूनिवर्सिटी में ये चैप्टर में से जो जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है उसमें से नंबर 1, बेसिस ऑफ कैपिटल गेन आर डैश। ऑप्शन 1 कैपिटल असेट ओन बाय असेसी। ऑप्शन बी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट इन प्रीवियस ईयर। ऑप्शन सी एक्सेस ऑफ कंसिडरेशन ओवर एक्विजिशन कॉस्ट। और डी आएगा ऑल ऑफ अबव। यानी कि ये कहा जाता है भाई कैपिटल गेन का बेस क्या है, तो सारे ऑप्शन उसके बेस है। जैसे कि वो कैपिटल असेट ओन बाय असेसी, असेसी की खुद की ओनरशिप में होनी चाहिए, दूसरे की ओनरशिप की नहीं, राइट। फिर दूसरा है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट इन प्रीवियस ईयर, जो असेट उसने बेचा है कैपिटल असेट वो कौन से ईयर में ट्रांसफर होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर में। और एक्सेस ऑफ कंसिडरेशन ओवर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी कि आपका जो एक्विजिशन परचेस कॉस्ट है उससे कंसिडरेशन यानी कि सेल, आपका परचेस से सेल वैल्यू कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। एक्सेस का मतलब ज़्यादा, तो ही आपको गेन हुआ, ऐसा कह सकते हैं ना। सो कैपिटल गेन का बेसिस ये सारे ऑप्शन है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव आंसर आएगा। सेकेंड एमसीक्यू, कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ, फिर ऑप्शन ए एनी कैपिटल असेट, ऑप्शन बी एनी असेट, और ऑप्शन सी एनी गोल्ड लैंड एंड बिल्डिंग ओनली, डी नन ऑफ अबव। आंसर आएगा एनी कैपिटल असेट, क्योंकि कैपिटल गेन हमें कब अराइज होता है, जब हम कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर कर रहा है, राइट। नेक्स्ट नंबर 3 एमसीक्यू, व्हाट इज़ नॉट एक्सेप्शंस ऑफ कैपिटल असेट। कैपिटल असेट में क्या चीज़ें हम कंसिडर नहीं करते, एनी स्टॉक इन ट्रेड, बी पर्सनल इफेक्ट, सी एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, ऑप्शन डी ज्वेलरी। तो इसमें से क्या चीज़ हम नॉट एक्सेप्शंस ऑफ कैपिटल असेट, यानी एक्सेप्शन में नहीं आता, मतलब जिसमें हम कंसिडर नहीं करते उसमें नहीं आता। तो ज्वेलरी तो कैपिटल असेट है, तो वो एक्सेप्शन नहीं है, राइट। बाकी की सारी चीज़ें हम कैपिटल असेट कंसिडर नहीं करते सिवाय ज्वेलरी, यहाँ जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको चैप्टर से रिलेटेड पूछ सकते हैं, राइट। चलिए एमसीक्यू नंबर 4 पे जा रहे हैं हम। अब एमसीक्यू नंबर 4 क्या कह रहा है, डैश इज़ नॉट अ कैपिटल असेट। ऑप्शन ए रेसिडेंशियल हाउस, ऑप्शन बी मशीन फॉर बिजनेस, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, ऑप्शन डी गोल्ड। नीचे में से भाई कैपिटल असेट कौन सी नहीं है, तो एग्रीकल्चर लैंड। आप जानते हो एग्रीकल्चर टैक्स फ्री इनकम है, अगर एग्रीकल्चर लैंड को बेचोगे तो भी उससे जो फ़ायदा होगा उसको हम कैपिटल असेट कंसिडर नहीं करेंगे। सो एग्रीकल्चर लैंड वो कैपिटल असेट नहीं है। एमसीक्यू नंबर 5, डैश कैपिटल असेट हिल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ इज कंसिडर एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। भाई नीचे में से कौन सी असेट ऐसी है जो 36 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए अपने पास रखो तो वो लॉन्ग टर्म है। ऑप्शन ए इक्विटी शेयर, ऑप्शन बी डिवेंचर, ऑप्शन सी गोल्ड एंड ऑप्शन डी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसमें आंसर आएगा गोल्ड, ऑप्शन नंबर सी। रीज़न क्या है, क्योंकि वो ऐसी असेट है जो 36 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए अपने पास रखी हो तो वो लॉन्ग टर्म कंसिडर की जाती है, राइट। दिए गए ऑप्शन में से गोल्ड आंसर आएगा।
MCQ number 6. The deduction under section 54 is available to dash SSC. नीचे में से कौन से SSC के लिए सेक्शन 54 अवेलेबल है? ऑप्शन ए इंडिविजुअल, ऑप्शन बी HUF, ऑप्शन सी ए और बी बोथ यानी कि इंडिविजुअल HUF बोथ, और डी नन ऑफ दिस. आंसर आएगा सी ए एंड बी बोथ. रीज़न क्या है? 54 सिर्फ इंडिविजुअल एंड HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यही SSC टाइप के SSC के लिए अवेलेबल है. चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7 पे जा रहे हैं. डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 EC इज अवेलेबल ओनली इफ दिस एसएससी हैज़ इंटरेस्टेड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन 3 years बॉन्ड इशूड बाय. भाई ये सेक्शन 54 EC कब अवेलेबल होगा एसएससी के लिए? ए जब वो इन्वेस्ट करेगा CDEL में, बी NCDL में इन्वेस्ट करेगा, सी RECL में इन्वेस्ट करेगा, या डी नन ऑफ दिस. आंसर आएगा RECL. फुल फॉर्म क्या होता है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड. जब वो इसके बोर्ड्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, 3 years के जो बॉन्ड होते हैं, तो उसको सेक्शन EC का फ़ायदा मिलता है. राइट, ये हम जानते हैं. नेक्स्ट नंबर लास्ट MCQ 8 नंबर. जनरली फॉर्मेशन ऑफ इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन. इंडेक्स नंबर किसके पे ऊपर बेस है? ऑप्शन ए इंटरेस्ट रेट, ऑप्शन बी रिस्क रेट, ऑप्शन सी इन्फ्लेशन रेट, ऑप्शन डी नन ऑफ अबाउ. आंसर आएगा सी इन्फ्लेशन रेट. रीज़न क्या है? क्योंकि वो प्राइस लेवल चेंजेस के इफेक्ट देता है. जो हम कैपिटल गेन काउंट करते हैं ना, जो वैल्यू चेंज होती है ना, उसकी इफेक्ट देता है. दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन रेट. फुगावा दर एग्जैक्ट अगर बोला जाए तो. क्लियर? तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट MCQ कैपिटल गेन के यहीं पे कंप्लीट होते हैं. और हमारा जो पूरा प्यारा चैप्टर है, सारे सम्स मैंने कवर करवाए. एक आध सम आपको पूरे इतने सारे लेक्चर्स में आपको होमवर्क में दिए होंगे. बाकी के सारे सम्स मैंने काउंट करवाए. रीज़न यही था कि हर एक सम में आपको कॉन्सेप्ट अलग होता है, सो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, इसीलिए जितने सम लिमिटेड थे वो सारे सम मैंने कंप्लीट करवाए. तो हमारा ये जो चैप्टर है कैपिटल गेन यहीं पर पूरा कंप्लीट होता है. क्लियर? ऑल द बेस्ट. जय माता जी. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.